मैं सुषमा चौटानी आप सब लोगों के सामने कहानी पेश करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है बीजल घर आई। कहानी लेखक हैं वासुदेव मोही। तो आपके सामने पेश है कहानी बीजल घर आई। जीवा पटेल ने जल्दी से सुड़मुड़ाती चुस्की लेते हुए चाय खत्म की और लाठी तथा टिफिन उठाए। 5 बज चुके थे, देर हो गई थी। टूटे फूटे पर बिल्कुल छोटे मकान के लटके हुए दरवाजे की ओर देखते हुए जोर से कहा, चलता हूं। मोनू ने जल्दी से घर से निकलकर पिता की ओर छतरी बढ़ाई। अरे नहीं, छतरी की जरूरत नहीं है बापू, कल भी आप भीग कर आए थे, बुखार हो जाएगा। मीनू ने जबरदस्ती पिता के हाथ में छतरी थमा दी। तेरी माँ कहाँ है? कपड़े भिगो रही है। जल्दी से जीवा आंगन पर करके वन की ओर बढ़ा। बारिशें हैं, वे भी इस साल तो बहुत तेज बाढ़ की संभावना है। ड्यूटी भारी हो गई है, वह सोचता है। सिंह भी कहां से कहां चले जाते हैं, उनकी टोह लेना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत चलना पड़ता है। खैर, आनंद भी है, पूर्वजों का पेशा है। सिंहों के साथ रहने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़े बुजुर्ग बहादुरी से सिंहों के साथ रहे। बापू बताते थे कि दादाजी के तो सिंहों के माथे पर हाथ भी फेर दिया करते थे, स्नेह से थपथपा लेते थे। सिंह हल्की सी दहाड़ मारते थे। उनका प्रेम जताने का ढंग भी दहाड़, तो गुस्से में भी दहाड़ ही मारे, बस केवल ढब अलग। दादाजी नवाब के यहाँ काम करते थे। नवाब सिंह के शिकार के लिए निकलते तो दादाजी को अवश्य ले जाते। दादाजी पंजों के निशान देखकर भी बता देते कि सिंह कहाँ गया होगा। एक बार नवाब को बचाते हुए उनके गाल पर सिंह का पंजा लगा था। सारी उम्र वह निशान गाल से नहीं गया। उस दिन अगर नवाब का मंत्री बंदूक नहीं चलाता तो नवाब और दादा परलोक सिधार जाते। वह मुस्कुराता है। दादाजी का पोता हूं, लेकिन अब हमारा काम उल्टा हो गया है। दादाजी सिंहों को मरवाने के लिए ढूंढते थे और अब हम पंगी सिंहों की देखभाल का काम कर रहे हैं। उनको आफतों से बचा रहे हैं। उनके शिकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ा अपराध है। वह मुस्कुराता है। उसने दूर से आती दहाड़ सुनी। हाँ, ये देवराज की दहाड़ है। उसे याद है, देवराज और उसके साथ जन्मे देवल और रूपा के जन्म के समय वह हाजिर था। तीनों सुंदर शावक थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। उनकी माँ चंद्रिका उन्हें प्यार से चाट रही थी। तीनों शावकों की आंखें बंद थीं। 15-16 दिनों के बाद वह उन्होंने आंखें खोली और वन के घने पेड़ देखे। वैसे भी तुलसी श्याम क्षेत्र में पेड़ बहुत ही घने हैं। एक दिन जब चंद्रिका कुछ दूर थी तो मैंने देवराज को गोद में उठा लिया था। उस पर प्यार से हाथ फेरा था। मुश्किल से 1-1.5 किलो का था, अब तो 100 किलो का दबंग हो गया है। कई बार उसे गोद में उठाने के अवसर मिले थे। आज भी दूर से देखता है तो मीठी दहाड़ मारता है। उसके पंजे का निशान स्पष्ट न होते हुए भी मैं जान जाता हूँ कि देवराज कहाँ है। अपने क्षेत्र के तो लगभग सभी सिंहों के नाम मैं जानता हूँ, लेकिन कभी दूसरे क्षेत्र के सिंहिया अथवा शावक आ जाते हैं तो नाम का पता नहीं चलता। वन के सांप पूछते हैं तो पंजे के निशान के आधार पर केवल इतना बता सकता हूँ, लगभग इतने वजन का है। इतने वजन का सिंह फलाना और इतने समय पहले गया है। साहब अच्छे हैं, हमेशा मेरी पीठ थपथपाते हैं। बस साहबों की शाबाशी सुनकर पुरखों का पेशा चला रहा हूँ। कम वेतन होते हुए भी लेकिन मुझे और कुछ आता भी तो नहीं है। जीवा पटेल जैसे आगे बढ़ा तो उसकी नजर छोटी सिंहनी बीजल और उसके साथ एक जवान सिंह पर पड़ी, जिसको उसने कभी देखा नहीं था। अवश्य ही दूर कि किसी कुनबे का होगा। बीजल और वह जवान सिंह अटखेलियां कर रहे थे।
एक दूसरे को चाट रहे थे और कभी कभी एक दूसरे की टांगों को लपेटने की कोशिश कर रहे थे। जीवा पटेल को अचंभा लगा। ये तो गंभीर बात लगती है। बीजल की मां अनूपा, पिता हर्ष, इनका संबंध कैसे मानेंगे? सिंहनी अनूपा तो खैर शांत स्वभाव की है, लेकिन हर्ष तो लड़ाकू है। इस जवान सिंह को तो छोड़ेगा नहीं। उसी वक्त तेज बारिश होने लगी। जीवा पटेल ने छतरी खोली। अच्छा हुआ कि बिटिया सोनू मोनू ने छतरी दे दी। वह हल्का सा मुस्कुराया। बेटियों की तो क्या बात है। उसी समय साहब की जीप आकर उनके सामने खड़ी हो गई। जीवा भाई जल्दी जीप में बैठो। नितानी गांव और उसके आसपास बाढ़ के कारण कई सिंह फंस गए हैं, उन्हें बाहर निकालना है। जीवा जीप में बैठा। रहीम शेख और रावजी मेहता भी जीप में बैठे थे। उसने अपने पक्की मित्रों के साथ सलाम राम राम की। जीप निकाली, गांव की ओर बढ़ा। थका हारा जीवा जब रात को देर से घर लौटा तो उसके घर के आगे किसी परछाई को देखा। कौन है? उसके चिल्लाने पर कोई दौड़ता हुआ भागा। उसने फिर ललकारा और उस आदमी के पीछे दौड़ने की सोच ही रहा था कि मीनू घर से बाहर आई। बापू आ गए आप? बेटा यहाँ कोई आया था क्या? आधी रात को बाप बेटी किस बात पर शोर मचा रहे हो? कुछ नहीं बा, बापू थक गए हैं, परछाई देख रहे हैं, वे अंदर आए। जीवा के मन में परेशानी थी। कौन हो सकता है? चोर? हमारे पास है ही क्या जो कोई चुराएगा। उसने सोचा सुबह को उसकी टोर जरूर लूंगा, मुझसे वह छिप नहीं सकता। दूसरे दिन बहुत सवेरे साहब का संदेशा मिला। जल्दी आओ। जीवा का अनजान आदमी की टोर लेने का इरादा केवल इरादा ही रहा। बहुत भारी ड्यूटी रही। कई पग्गी, कई जहरीले तंतुओं तथा सांपों से अपने को बचाते हुए वन के अफसरों के साथ सिंहों की टोह लेते रहे। बरसात के कारण सिंहों के पंजों के निशान तो कई जगहों पर मिट चुके थे, लेकिन सिंहों के पेड़ों से खुजाते हुए पेड़ों की छालों तथा छोटी टहनियों पर अटके उनकी चमड़ी के रेशों के आधार पर उनके विष्टा और उनके किए गए शिकार अनखाए टुकड़ों के आधार पर उनके होने के स्थानों की खोज की गई। अलग अलग क्षेत्रों लिलिया, नाना, कोठरिया, हमरापुर आदि से पानी में फंसे कितने ही सिंहों को खोजकर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 13 सिंहों के शव भी मिले। पूरे वन में मातम छा गया। महीना भर पहले ही पिछले 5 सालों में सिंहों की गणना में 100 से अधिक सिंहों की बढ़ोतरी का जश्न मनाया गया था और अब एक साथ 13 सिंहों की मौत सबके चेहरों पर मायूसी थी। घर पहुंचने पर उसे लगा कि चुप्पी सी फैली है। उसे लगा कि शायद सिंहों की मौत का समाचार घर पहुंच चुका है। हेतल एक कोने में बैठी थी, मोनू दूसरे में। वह कुछ पूछे उससे पहले हेतल ने उठकर मटके से पानी का गिलास भरकर जीवा के हाथ में दिया। क्या हुआ है? दोनों चुप बैठी रही। मोनू ने अभिवादन भी नहीं किया। इस लाडली से ही पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? मीनू ने गर्दन झुका दी। आखिर कुछ बताओगी भी? मीनू बाप के चीखते सवाल पर सेहर कर भी सिकुड़ गई। मुंह पर कालिक पोत कर आई है। उस नीच जाति के रत्ने से प्रीति लगाई है, कहती है कि उसी से शादी करेगी। हमारी तो नाक ही कटवा दी। वह छिपते छिपाते घर आता था जब मैं लकड़ियां बीनने जाती थी। कभी मौका मिलते ही रात को भी आता था। मैंने तो आज इसको देखा, तब लकड़ियां बीनकर जल्दी घर पहुंची। जीवा को सिंहों की मौत को खबर अचानक बड़ी व्याकुलता थी। वे सभी पग्गी मिलकर भी सिंहों को बचा नहीं पाए थे। इस बात पर उसे अफसोस के साथ बहुत सख्त चिढ़ थी। घर में यह बात सुनकर उसकी चिढ़ आकाश पर पहुंच गई। उसने दौड़कर मीनू के बालों से खींचकर घर से बाहर निकाला। निकल जा यहाँ से बदचलन, निकल इस घर से। तुम्हें तो उस नीच रत्ने से मिलने के पहले एक बार भी नहीं घर की इज्जत का ख्याल आया। मीनू रोते रोते मिमियाती रही। बापू वह मुझे बहुत चाहता है। बापू वो मुझे बहुत चाहता है, मैं भी उसे बहुत खूब चाहती हूँ। वह मुझसे शादी। हेतल ने आगे बढ़कर बेटी को जीवा के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, पर छुड़ा नहीं सकी।
जीवा बहुत गुस्से में था। उसने मीनू को एक दो लात भी मार दी। मैं हाफने लगा और बाहर रखी खटिया पर अपने को पछाड़ा। घर में किसी ने कुछ नहीं खाया, किसी को नींद नहीं आई। जीवा सोचने लगा, अभी कल ही तो जन्मी थी, इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं चला। घर में होते हुए भी जैसे मैं घर में गैर हाजिर था। तीनों की आंखों से आंसू बहते बहते सूख गए। दूसरे दिन हेतल को मीनू का ख्याल रखने के लिए कहकर वह वन में पहुंचा। आज बारिश नहीं है, अच्छी धूप निकली है। अचानक दहाड़ों पर दहाड़ सुनकर जीवा का दिल बैठ गया। ये दहाड़े तो दो सिंहों के बीच की लड़ाई है, एक तो हर्ष की और दूसरी है कौन। वह दहाड़ों की ओर बढ़ा, धीरे धीरे संभल संभल कर। कुछ दूरी पर उसने देखा कि कुछ दिन पहले बीजल के साथ देखा हुआ किसी और क्षेत्र का जवान सिंह हर्ष से टक्कर ले रहा है। दोनों एक दूसरे को पंजे मार रहे थे, काट रहे थे। कुछ देर की मार काट के बाद हर्ष हांफने लगा। उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। जवान सिंह के शरीर से भी खून बह रहा था, लेकिन हर्ष पर भारी था। दोनों हल्की हल्की दहाड़ मारकर अलग हुए। थोड़ी देर बाद बीजल अपनी मां अनूपा के साथ आई। वह धीरे धीरे जवान सिंह के पास खड़ी हुई। अनूपा ने उसे देखा और गर्दन झुका ली। जवान सिंह और बीजल धीरे धीरे वहां से चले गए। जीवा पटेल ने दो सिंहों के जख्मी होने की खबर ऑफिस में पहुंचाई। इस तरह से बीजल घराई का पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।